हेलो क्लास 10th, मेरा नाम तुषार भारद्वाज। साइंस वर्ड चैनल पर आज के इस वीडियो में आपको मालूम होने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और चैप्टर कौन सा चल रहा है अभी हमारा? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, क्लास 10th की बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था हेरिडिटी इवोल्यूशन की। ये वीडियो का पार्ट सेकेंड है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन। होमोलोगस और एनालोगस जो ऑर्गन है इनमें डिफरेंस क्रिएट करना है। देखिए, सबसे पहली चीज कि जो होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन है ये एक ऐसे टॉपिक है जिसको एविडेंस के तौर पे कंसिडर किया जाता है कि ह्यूमन का इवोल्यूशन या किसी भी स्पीसीज का इवोल्यूशन हुआ है, या बल्कि आप डायरेक्ट बोलिए कि इवोल्यूशन के सपोर्ट में, है ना। जब हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं तो उसमें से एक एविडेंस आता है होमोलोगस और एनालोगस। तो ये वो नाम है जो एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं इवोल्यूशन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब एक बार समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। होमोलोगस ऑर्गन उन ऑर्गन को कहा जाता है जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो सेम होते हैं लेकिन फंक्शन उनका अलग होता है। अब ऐसे कौन से ऑर्गन है? सबसे इजी एग्जांपल, ह्यूमन के हैंड, ह्यूमन के जो फोरलिम्ब होते हैं वो किस काम में आते हैं? फोरलिम्ब मतलब हाथों के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो ह्यूमन के हाथों का क्या काम है? ग्रास्पिंग का। देखिए, जैसे मैंने अभी मार्कर को होल्ड किया हुआ है। लेकिन जो डॉग्स के फोरलिम्ब होते हैं, क्या वो पकड़ बनाने में काम आते हैं? नहीं, उनका काम होता है रनिंग का। तो सोचिए, सेम स्ट्रक्चर लेकिन फंक्शन अलग। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इंसेक्ट के विंग्स और बर्ड के विंग्स। आप सोचिए जरा कि इंसेक्ट के विंग्स और बर्ड के विंग्स दोनों के स्ट्रक्चर में तो बहुत डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन क्या उनका फंक्शन भी अलग अलग है? नहीं, ऐसा नहीं है, उनका फंक्शन सेम होता है। तो इंसेक्ट के विंग्स और बर्ड के विंग्स, ये एग्जांपल आपको किस में नोट करना होगा? एनालोगस ऑर्गन में। पर ऐसा क्यों? क्योंकि एनालोगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखा जाता है लेकिन फंक्शन सेम होता है। और एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया, आप उसको नोट कर लेना। बर्ड के विंग्स और इंसेक्ट के विंग्स दोनों का सेम काम होता है। ठीक है, बर्ड के विंग्स भी फ्लाई करने में काम आते हैं, है ना, और जो इंसेक्ट के विंग्स हैं वो भी उड़ने में मदद करते हैं। क्लियर? लेकिन स्ट्रक्चर के बेसिस पर दोनों अलग है। तो फाइनल शॉर्ट में फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। होमोलोगस ऑर्गन उन ऑर्गन को कहा जाता है जिसमें सेम स्ट्रक्चर होती है लेकिन फंक्शन अलग अलग होता है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया ह्यूमन के हैंड और डॉग्स के फोरलिम्ब। क्लियर? दोनों के स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन अलग है। हमारे हाथ ग्रास्पिंग में काम करते हैं, पकड़ बनाने में, होल्ड बनाने में काम में आते हैं, जैसे कि मैंने अभी मार्कर को होल्ड किया हुआ है। और डॉग्स के जो फोरलिम्ब है वो रनिंग में काम आते हैं, चलने में मदद करते हैं। क्लियर? एनालोगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिसमें स्ट्रक्चर अलग अलग होती है लेकिन फंक्शन सेम रहता है, जिसमें हमने एग्जांपल क्या कंसीडर किया था अभी? बर्ड के विंग्स और इंसेक्ट के विंग्स। स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है, जस्ट उल्टा है। होमोलोगस के रिस्पेक्ट में एनालोगस जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, with the help of suitable example explain why certain trait cannot be passed on to next generation. What are such traits called? सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको सुटेबल, एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल के साथ ये बताना है कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ कैरेक्टर पास आउट नहीं होते एक से दूसरी जनरेशन में। ठीक है, और आगे एक और इसमें पार्ट जोड़ दिया गया, व्हाट आर सच ट्रेट कॉल्ड। इस तरह के जो लक्षण होते हैं, इस तरह के जो कैरेक्टर होते हैं, उनको क्या कोई स्पेशल नाम दिया जा सकता है? अब देखिए इसमें, चलिए सबसे पहले ये वाला पार्ट देखते हैं कि एक ऐसा एग्जांपल हमें सेलेक्ट करना है। अब सबसे पहले हमें एक ऐसा एग्जांपल सेलेक्ट करना होगा, ऐसा एग्जांपल सोचना होगा जो कैरेक्टर की लिस्ट में तो है लेकिन वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे मानकर चलिए कि कोई व्यक्ति नॉर्मल है, मतलब पतला दुबला सा है ना, और उसका वेट बढ़ने लगता है, वो ज़्यादा खाना पीना, ये सब चीज़ें कुछ, मतलब वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या ये जो कैरेक्टर है ये ट्रांसमिट होगा? जो आगे उसकी प्रोजेनी होंगी, जो आगे ऑफस्प्रिंग जनरेट होंगी, नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी, तो क्या उनका भी वेट बढ़ा हुआ आएगा? नहीं ना। तो एग्जाम्पल्स तो हमें पता चल गया और हम सब समझ गए हैं कि भाई क्या एग्जाम्पल यहाँ पर फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल तो क्लियर हुआ। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, एक्सप्लेन व्हाई सर्टेन कैरेक्टर कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन।
पर कुछ कैरेक्टर तो ट्रांसमिट होते हैं, पर कुछ कैरेक्टर ट्रांसमिट नहीं होते। जो नहीं होते उनका मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें वही एग्जाम्पल समझाना है, वही एग्जाम्पल नोट करना है जो ट्रांसमिट नहीं वाली लिस्ट में है, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स को। जैसे ईयर लोब होता है, एक तो होता है फ्री ईयर लोब, एक होता है अटैच्ड ईयर लोब। देखिए इस तरीके से, जैसे मान लीजिए फेस की स्ट्रक्चर है, साइड व्यू है ना, और यहां पर ऐसे ईयर की स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रही है। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि यहां पर इस तरीके से स्टार्टिंग हो रही है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये अटैच्ड ईयर लोब है, ठीक, और ये फ्री ईयर लोब है ना, ठीक है। तो अटैच्ड ईयर लोब और फ्री ईयर लोब, तो ये एक तरह का जेनेटिक कैरेक्टर होता है, ठीक, जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से उनके बच्चों में, पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। क्लियर। आईज का जो कलर होता है, स्किन कलर जो होता है, हेयर का जो पैटर्न होता है, हाइट फैक्टर जो होता है, तो ये सब कैरेक्टर जो होते हैं, ये वो कैरेक्टर हैं जो एक से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। पर लेकिन जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया कि कोई व्यक्ति पहले बिल्कुल नहीं पढ़ाई कर रहा था, फिर उसने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करने स्टार्ट कर दिए, तो क्या ये कैरेक्टर ट्रांसफ़र होगा? नहीं होगा। या मान लीजिए कि कोई शुरू से स्टार्टिंग से बहुत अच्छी पढ़ाई करता था, लेकिन किसी वजह से, किसी रीज़न की वजह से उसका जो इंटरेस्ट है वो पढ़ाई में कम हो गया है, तो क्या ये कैरेक्टर ट्रांसफ़र होगा? नहीं होगा। क्लियर। तो याद रखना है आपको, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो ट्रांसमिट वाली लिस्ट में नहीं काउंट किया जाता इस क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है ना। चलिए, अब आपको दोनों तरह के एग्जाम्पल पता चल गए। अब यहां पर ये पूछा जा रहा है आपसे कि एक्सप्लेन करना है कि वाई सर्टेन ट्रेट कैन नॉट बी पास आउट, क्यों कुछ कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होते। देखिए, मैं आपको इसकी डिटेल बता देता हूं। दो तरह के कैरेक्टर होते हैं, एक तो एक्वायर्ड कैरेक्टर और एक इनहेरिटेड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर वो होते हैं जो हम अपने सराउंडिंग से, हम अपने आसपास की चीज़ों में या वातावरण में आने वाले बदलाव की वजह से गेन कर लेते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल बताए थे इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में, वो एक्वायर्ड कैरेक्टर थे। कोई व्यक्ति स्वस्थ है, वो अचानक से बीमार हो जाता है, ठीक, क्या ये चीज़ ट्रांसफर होगी प्रोजेनी में, नेक्स्ट जनरेशन में? नहीं ना। कोई व्यक्ति, इसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक था, अब उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग हो गया है, ठीक है, तो क्या ये चीज़ ट्रांसफर होगी? नहीं ट्रांसफर होगी। क्लियर। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है ट्रांसफर नहीं होते हैं, ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और किसे कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये भी आपको मालूम हो गया, ठीक। लेकिन जो मैंने ईयर लोब वाला एग्जांपल आपको बताया था, या हेयर का जो पैटर्न होता है, या जो भी इस तरह की लिस्ट में कैरेक्टर काउंट होते हैं, वो सभी क्या होते हैं? इनहेरिटेड कैरेक्टर, जिनका जेनेटिक लेवल से कनेक्शन होता है। लेकिन एक्वायर्ड कैरेक्टर का जेनेटिक सिस्टम से, या जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जर्म सेल पाई जाती हैं, वो एक्वायर्ड कैरेक्टर उनको अफेक्ट नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की मेन लाइन, एक्वायर्ड कैरेक्टर जो होते हैं वो कभी भी अफेक्ट नहीं करते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो जर्म सेल्स पाई जाती हैं। स्पेशली अगर मेल बॉडी की बात चल रही है तो जर्म सेल्स कहाँ मिलेंगी? टेस्टिस में। और अगर फीमेल बॉडी की बात कर रहे हैं तो जर्म सेल कहाँ मिलेंगी? ओवरी में, ठीक है। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर कभी भी अफेक्ट नहीं करते हैं जर्म सेल्स को, क्लियर, जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो याद रखना है आपको, एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होते हैं। अब देखिए तीसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है, व्हाट आर सच ट्रेट कॉल्ड। तो आंसर पता चल गया आपको, जो अभी एक्सप्लेनेशन आ रही थी ना, उसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। और वो आंसर क्या है? एक्वायर्ड कैरेक्टर। इस तरह के कैरेक्टर को क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो ट्रांसमिट नहीं होते हैं। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ईच ऑर्गेनिज्म हैज इट्स ओन आइडेंटिटी। पहले तो ये चीज आपको बता दी गई कि हर एक ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, हर एक स्पीसीज नहीं लिखा है यहाँ पर, हर एक ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिटी अपनी खुद की अलग होती है, एक यूनिक आइडेंटिटी होती है हर ऑर्गेनिज्म की। क्लियर, साफ साफ लिखा हुआ देखिए, ईच ऑर्गेनिज्म। एक्सप्लेन, विस्तार से बताना है कि भाई क्या चीज है, कैसे, है ना। रीजन को पकड़ना है पहले आपको, और उसके बाद उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। 3 मार्क्स तक की लिस्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि क्या कोई भी दो ऑर्गेनिज्म ऐसे हो सकते हैं, क्या कोई दो व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो बिल्कुल सेम हो?
नहीं हो सकते। इसका बेसिक कारण क्या है? थोड़ा सा हम ह्यूमन बॉडी के अंदर की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा उसकी डेप्थ में चलते हैं। देखिए क्या होता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। अब आप सोच रहे होंगे भाई डीएनए पर लाइन क्यों रोक दी गई, क्रोमोसोम बोलना चाहिए था। वो इसीलिए, देखिए जो ट्रांसमिशन होता है ना, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो डीएनए ट्रांसफर होता है, प्रोटीन ट्रांसफर नहीं होती। क्रोमोसोम हम क्यों नहीं बोल सकते? वो इसीलिए क्योंकि देखिए क्रोमोसोम इज इक्वल टू क्या होता है, एक सिंपल इक्वेशन मैं यहां पे लिख देता हूं इसको। क्रोमोसोम इज इक्वल टू डीएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, क्रोमोसोम जो होता है वो इक्वल होता है किसके? डीएनए प्लस प्रोटीन के। या आप इसको लाइंस में कन्वर्ट करके बोल सकते हैं कि भाई प्रोटीन पर डीएनए रैप रहता है ना। हालांकि इसको न्यूक्लियोसोम मॉडल वगैरह बोलते हैं, पर वो क्लास 12 के 6th चैप्टर में आपको मिलेगा। पर फिलहाल 10th लेवल के हिसाब से प्रोटीन जो होती है ना, हिस्टोन प्रोटीन होती है। वैसे ये प्रोटीन कई हजार प्रकार की होती है हमारी बॉडी में, उनमें से एक हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन पर डीएनए रैप होता है, फिर आगे थोड़ा लेंथ कवर करेगा, फिर से आपको क्या मिलेगा? हिस्टोन प्रोटीन, फिर से उस पर रैप होगा। तो इस तरीके से एक अरेंजमेंट होता है डीएनए का प्रोटीन पर, और डीएनए और उस प्रोटीन को मिलाकर क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। अब सोचिए, अब अगर हमने ये बोला कि भाई क्रोमोसोम ट्रांसफर होता है ना, फिर तो प्रोटीन भी ट्रांसफर हो गई। पर लेकिन हमारे कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने इस बात को साबित किया था कि भाई प्रोटीन ट्रांसफर नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ डीएनए ट्रांसफर होता है। और वो साइंटिस्ट कौन थे? मार्था हार्शे एंड चेज। तो हार्शे एंड चेज वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रैक्टिकली इस बात को साबित किया था कि डीएनए ट्रांसफर होता है, प्रोटीन ट्रांसफर नहीं होती है। तो डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है। क्लियर? याद रखना है आपको, ठीक है ना। प्रोटीन ट्रांसफर नहीं होती, और जब प्रोटीन ट्रांसफर नहीं होती तो हम क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहा है ऐसा कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब डीएनए जो होता है ना, अब डीएनए किसके मिलने से बना होता है? डीएनए मिलकर बना होता है जीन्स के बेसिस पर। ठीक है, ये सारे जीन्स जब एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? डीएनए बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए बल्कि डिफाइन भी होता है, बहुत सिंपल डिफाइन है, डेफिनेशन है जीन के लिए कि स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा जो एक कैरेक्टर को कोड करता है, कंट्रोल करता है। एक कैरेक्टर मतलब एक जीन। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बात चल रही थी। ठीक है, तो ये सारी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन में फिट बैठती है कि ईच ऑर्गेनिज्म हैज इट्स ओन आइडेंटिटी। हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी खुद की एक पहचान होती है, एक आइडेंटिटी होती है जो किसी दूसरे से मैच नहीं करती। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी एक व्यक्ति को दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। सबके अंदर अलग अलग क्वालिटी है, हर एक व्यक्ति दूसरे से अलग है। कोई भी दो व्यक्ति सेम नहीं होते, तो फिर हम कंपेयर क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए। किसी में किसी चीज की क्वालिटी है, किसी में किसी चीज की क्वालिटी, सब बराबर है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहां पर आपको कुछ और चीजें भी मालूम हो पा रही हैं इस क्वेश्चन की मदद से, जो आपको अप्लाई जरूर करनी चाहिए। क्लियर? तो चलिए एक्सप्लेनेशन हो गई। रीजन क्या डालेंगे आप इसमें? बेसिक वो है डीएनए, कि हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक यूनिक डीएनए होता है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से 100% मैच नहीं करता है। माइनर सा डिफरेंस जरूर होगा, भले ही ट्विंस की बात क्यों ना हो। ठीक है, सिंपल है। आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। What function is performed by human arms? Forelimb of dog, forelimb of whales। ठीक है, क्या फंक्शन परफॉर्म किया जाता है ह्यूमन के आर्म्स के जरिए, फोरलिम्ब ऑफ डॉग्स के जरिए और फोरलिम्ब ऑफ वेल्स के जरिए? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं, यहां पर फोरलिम्ब नाम बार बार आ रहा है, पहले भी एक बार आया था। फोरलिम्ब और हैंडलिम्ब है ना, दो तरह के नाम आते हैं। फोरलिम्ब जब भी नाम आएगा तो उसको आपको याद रखना है हाथों के लिए, ह्यूमन पर भी ये चीज लागू होती है, और हैंडलिम्ब होता है पैरों के लिए। ठीक है, अब डॉग्स के जो फोरलिम्ब है वो किस में काम आते हैं? ग्रास्पिंग में हेल्प करते हैं क्या? नहीं ना, चलने में मदद करते हैं, दौड़ने में मदद करते हैं। तो डॉग्स के जो फोरलिम्ब है, जो आगे वाले एक तरह से दो हाथ आप कह सकते हैं समझने के लिए, तो वो रनिंग में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई। ह्यूमन के जो आर्म्स है, जो हाथ है, ग्रास्पिंग में काम आते हैं, है ना। जैसे कि मैंने अभी मार्कर होल्ड किया है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि भाई ये स्ट्रक्चर ऐसे होती है, इस तरह से। तो ग्रास्पिंग में हेल्प करते हैं। आपको कोई चीज ग्रिप में लेनी होती है तो आप क्या करते हैं? हाथ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दो चीज क्लियर। तीसरी चीज, फोरलिम्ब ऑफ वेल्स। फोरलिम्ब ऑफ वेल्स को पैडल्स भी बोला जाता है। अब पैडल्स का फंक्शन क्या होता है? स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सेम ही होता है वैसे लगभग, है ना, लेकिन फंक्शन के अकॉर्डिंग वो थोड़ा अलग है। पानी को पीछे पुश करने में हेल्प लेती है ना वेल्स, पैडल्स की मदद से। तो व्हाट आर द फंक्शन, या व्हाट फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द
ह्यूमन आर्म, फॉर लिम्ब ऑफ डॉग्स एंड फॉर लिम्ब ऑफ व्हेल्स। तो इन सब के जरिए क्या फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है? तो ह्यूमन के हाथ ग्रास्पिंग में हेल्प कर रहे हैं, ये रनिंग में हेल्प कर रहे हैं, और ये पानी को पीछे पुश करने में मदद कर रहे हैं। लेकिन जो बेसिक उनका ओरिजिन पॉइंट को देखते हुए अगर स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं तो स्ट्रक्चर सेम होती है, लेकिन फंक्शन अलग अलग है, जैसे कि हमने अभी तीनों के ही फंक्शन को डिस्कस किया। तो अब आप सोचिए, सेम स्ट्रक्चर है लेकिन फंक्शन अलग है, तो हमें इसे क्या नाम देना चाहिए? होमोलोगस। ठीक है, अभी जिक्र भी आया था कि स्टार्टिंग में होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं। तो ऐसे ऑर्गन जो सेम स्ट्रक्चर दिखाते हैं लेकिन फंक्शन अलग अलग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस ऑर्गन। क्लियर? नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन में एक पार्ट बना हुआ है, विच टाइप ऑफ ऑर्गन्स आर दीज। इस तरह के ऑर्गन को क्या बोलना चाहिए? देखिए, फर्स्ट वाले पार्ट में तो आप बताएंगे फंक्शन क्या है, तीनों का ही अलग अलग। उसके बाद आप बताएंगे सेकंड पार्ट में कि इस तरह के ऑर्गन को क्या बोलना चाहिए, होमोलोगस या एनालोगस। तो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया, होमोलोगस ऑर्गन। व्हाई डू वी कॉल देम, हम उसको ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और वो भी एक्सप्लेनेशन में आ गया। तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे, ये कहने के लिए थोड़े से क्वेश्चन है, पर लेकिन जो आपको एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जनरेट करते हैं तो ये करीब 4 से 5 गुना क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर मानकर चलिए हमने आज के वीडियो में 5 क्वेश्चन कवर किए तो इसका मतलब वो 20 क्वेश्चन से भी ज्यादा की बराबरी करते हैं। ठीक है, और अगर हम 10 क्वेश्चन कवर करते हैं तो इसका मतलब वो 40 प्लस क्वेश्चन की बराबरी करते हैं। इसीलिए आपको बताया जाता है कि भाई आप कभी भी स्किप करके मत देखिए। सोचिए, आपने ये 15 सेकंड का पार्ट स्किप कर दिया तो क्या आपको ये जो पॉइंट्स बीच में पता चले हैं ये मालूम हो पाएंगे? नहीं ना। आप स्पीड बढ़ा के देखिए, वो एक टेक्निकल चीज है, वो एक बहुत बढ़िया तरीका है। ठीक है, टाइम की भी बचत होती है और चीजें भी सारी पता चल जाती हैं। ठीक है ना। और प्लीज, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आती है तो। ठीक है, और शेयर कर सकते हैं अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ताकि उन तक भी ये वीडियोस पहुंच सके। चलिए आगे चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में आपने समझा कि हम क्यों कह रहे हैं होमोलोगस ऑर्गन, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग है, इसीलिए। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अ टॉल पी प्लांट bearing the violet flower is crossed with short pea plant bearing the white flower। मतलब दो पौधे हैं, है ना, एक लंबा पौधा है एक छोटा पौधा है। जो लंबा पौधा है उस पर कैसे फूल आ रहे हैं? वायलेट कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं। और जो छोटा पौधा है ना, ड्वार्फ प्लांट है, पी प्लांट, तो उस पर कैसे फ्लावर्स हैं? व्हाइट फ्लावर है। तो चलिए पहले इसके सिंबल्स नोट कर लेते हैं। टॉल प्लांट पर कैसे फ्लावर्स हैं? वायलेट फ्लावर है। उसको क्रॉस कराना है किसके साथ? देखिए यहां पर क्या था? शॉर्ट, है ना। तो ड्वार्फ मतलब, शॉर्ट मतलब ड्वार्फ। तो ड्वार्फ प्लांट पर कैसे फ्लावर्स हैं? व्हाइट फ्लावर्स है ना। इसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे, इसको स्मॉल लेटर से, थोड़ा डिफरेंस रहेगा डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर्स में, है ना। तो यहां पर बेसिकली दो कैरेक्टर को लिया जा रहा है। एक तो हाइट, है ना, जिसके लिए दो फॉर्म यहां पर जिक्र में आती हैं, एक तो टॉल और एक ड्वार्फ। ठीक है, तो हाइट की दो फॉर्म, टॉल और ड्वार्फ। इसी तरह से एक दूसरा कैरेक्टर है, ये फर्स्ट कैरेक्टर हुआ। सेकंड कैरेक्टर है यहां पर कौन सा? कलर। ठीक है, कलर के लिए भी दो फॉर्म चल रही हैं, एक वायलेट और सेकंड है वाइट। ठीक, क्लियर। अब हम क्रॉस किसके बीच में करा रहे हैं? जो लंबे पौधे हैं उस पर पर्पल कलर के फूल हैं और जो छोटे पौधे हैं उस पर व्हाइट कलर के फूल हैं। ठीक है, इनके बीच में हमें क्रॉस कराना है। तो यहां पर आप इस तरह से डालकर चलेंगे सिंबल पी, पेरेंट का इंडिकेशन देगा। अब नेक्स्ट स्टेप, गैमेट के लिए कैपिटल टी और वी इधर की साइड से स्मॉल टी स्मॉल वी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में F1 जनरेशन इस तरीके से दिखाएंगे आप, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वी स्मॉल वी। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट जनरेशन आ गई है। क्लियर। अब इसका नाम सोचिए आप कि नाम क्या लिखना चाहिए हमें? टॉल पी प्लांट, ठीक है, विद वायलेट फ्लावर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यहां पर स्मॉल टी भी प्रेजेंट है, स्मॉल वी भी प्रेजेंट है, पर उनका नाम क्यों नहीं आया? देखिए, मेंडल के जरिए जो हमारे साइंटिस्ट थे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने ये डाइहाइब्रिड क्रॉस दिया था। डाइहाइब्रिड क्रॉस मतलब दो कैरेक्टर को लेकर यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है क्रॉस पैटर्न में। तो उन्होंने बताया था कि जो भी F1 जनरेशन में
रिजल्ट आता है ना, तो हमेशा वो डोमिनेंट पैटर्न पर ही बेस्ड होता है, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होते हैं हमेशा F1 जनरेशन में। रेसेसिव कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाते हैं डोमिनेंट की वजह से, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में तो सब सेपरेट सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास F1 जनरेशन आ गई। अब हमें स्टार्ट करना है सेकेंड जनरेशन के लिए प्रोसेस। फिर से आप यहां पर पेरेंट्स के लिए सिंबल डालेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वी स्मॉल वी का क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वी स्मॉल वी। नेक्स्ट स्टेप में कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वी स्मॉल वी, सेम इसी तरीके से यहां पर करना है आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वी स्मॉल वी, ठीक है। अब गैमेट्स बनाएंगे इस तरीके से, कैपिटल टी कैपिटल वी कैपिटल टी स्मॉल वी स्मॉल टी कैपिटल वी और लास्ट स्मॉल टी स्मॉल वी, ठीक है। तो ये 4 गैमेट्स यहां पर तैयार हो गए हैं, है ना। ये अभी हमने सिर्फ लेफ्ट साइड वाले पार्ट को ही सॉल्व किया है और इसी तरीके से जो राइट साइड है वहां पर भी 4 गैमेट आप तैयार करेंगे, क्लियर। अब देखिए इसी तरीके से सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है, कैपिटल टी कैपिटल वी कैपिटल टी स्मॉल वी स्मॉल टी कैपिटल वी स्मॉल टी स्मॉल वी, ठीक है। तो यहां पर भी 4 गैमेट हमारे पास तैयार हो चुके हैं, है ना। अब करना क्या है कि एक एक गैमेट को लेना है और दूसरी तरफ चारों से क्रॉस पैटर्न दिखाना है, लेकिन ये प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। इसीलिए इसका एक आसान तरीका होता है चेकर बोर्ड बनाकर, है ना, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं एक बार उसको। उसके लिए इस पार्ट को रब कर लेते हैं ना, आप नोट कर लेना इसको। अब देखिए 4 गैमेट हमारे पास लेफ्ट साइड में है और 4 गैमेट हमारे पास राइट साइड में है। अगर हम बिना चेकर बोर्ड का इस्तेमाल किए F2 जनरेशन निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए चेकर बोर्ड का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आसानी से हम काम कर सकें, मतलब F2 जनरेशन तक पहुँच सकें। अब देखिए उसके लिए तरीका क्या होता है। सबसे पहले आप कुछ लाइन्स ऐसे डालेंगे, करीब 4 रो बननी चाहिए। कुछ वर्टिकल्स लाइन हमें डालनी होंगी। ये फर्स्ट कॉलम तैयार हो गया है, सेकेंड थर्ड छोटा रह गया है, चलो कोई बात नहीं, इसको और बड़ा कर लेते हैं, ठीक। इस तरीके से। तो ये जो बॉक्सेस है ना, ये 16 बॉक्सेस होने चाहिए, ठीक है, 16 बॉक्सेस है। अब हमें क्या करना है, गैमेट्स बस, अच्छा एक गलती जो हो जाती है ना वो सुन लेते हैं पहले, कि आपने पहले इसको लिख लिया फिर सेकंड नंबर पे लिख दिया, तो ये गैमेट की जो सीक्वेंस है ना इसको चेंज नहीं करना, है ना। वो अलग बात है कि आप इसको इधर लिख लीजिए या इसको इधर लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम ही है, लेकिन आगे पीछे नहीं करना है आपको। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फटाफट से, कैपिटल टी कैपिटल वी कैपिटल टी स्मॉल वी स्मॉल टी कैपिटल वी स्मॉल टी और स्मॉल वी, ठीक है। नेक्स्ट इधर भी लिखेंगे आप सेम, कैपिटल टी कैपिटल वी कैपिटल टी स्मॉल वी स्मॉल टी कैपिटल वी और स्मॉल टी स्मॉल वी, क्लियर। अब हमें क्या करना है, हर एक बॉक्सेस को फिल करना है। जब आप इस बॉक्स को फिल करेंगे तो इसका क्रॉस इसके साथ दिखाएंगे, मैथ्स का यूज नहीं करेंगे कि भाई बेस सेम है पावर ऐड हो गया मतलब कि टी स्क्वायर हो गया, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है ना। तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल वी कैपिटल वी। अब इस बॉक्स को फिल करना है तो इसकी क्रॉस इससे दिखाएंगे आप, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल वी स्मॉल वी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल वी और कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वी स्मॉल वी, ठीक। जो स्मॉल लेटर है उसको थोड़ा ध्यान से बनाइएगा अदरवाइज मिक्सिंग हो जाएगी। अब इस लाइन को फिल करना है तो आप इस गैमेट को लेंगे, इसके साथ दिखाएंगे क्रॉस पैटर्न, कैपिटल टी और कैपिटल वी स्मॉल वी। अब आप सोच रहे हो जैसे मैंने पहले यहाँ पर कैपिटल लिख दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है,
बस आप ध्यान रखना है वी वाले को वी के साथ ही रखना है और टी को टी के साथ। कैपिटल टी, स्मॉल वी, कैपिटल टी, कैपिटल वी, स्मॉल वी, कैपिटल टी और स्मॉल वी। ठीक है, अब इसके लिए इसका क्रॉस इसके साथ, कैपिटल टी, कैपिटल वी, कैपिटल टी, स्मॉल वी, स्मॉल टी, कैपिटल वी, स्मॉल टी, कैपिटल वी, स्मॉल वी। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट रो, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल वी, कैपिटल टी, स्मॉल वी, स्मॉल टी, कैपिटल वी, स्मॉल वी, स्मॉल टी और स्मॉल वी। चलिए अब हमें क्या करना है, देखिए हर एक बॉक्सेस में उसका नाम जो जनरेट हो रहा है वो लिखना है। क्लियर? कैपिटल टी है ना, तो क्या आएगा, टॉल एंड वायलेट। ठीक है, स्मॉल लेटर जो होता है ना, जैसे देखिए सेकंड वाला, यहाँ पे स्मॉल वी भी है और कैपिटल वी दिया हुआ है, तो नाम क्या आना चाहिए, नाम तो मजबूरी है डोमिनेंट वाले का ही आएगा, रेसेसिव वाले का नाम नहीं आता है जब तक डोमिनेंट उसके साथ है। ठीक है ना, तो यहां पर टॉल एंड वायलेट, यहां पर टॉल एंड वायलेट। क्लियर? टॉल एंड वायलेट। देखिए टॉल एंड वायलेट, टॉल एंड, अब यहां पे वायलेट नहीं आ पाएगा, क्या नाम आएगा, वाइट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, टॉल एंड वायलेट, टॉल एंड क्या आएगा यहां पर, वाइट, टॉल एंड वायलेट, टॉल एंड वायलेट। अब यहां पर क्या आना चाहिए, स्मॉल एंड वायलेट, स्मॉल एंड वायलेट, टॉल एंड वायलेट। फिर से लंबे पौधे और कैसा आना चाहिए यहां पर, सोचिए, वाइट, स्मॉल एंड वायलेट, स्मॉल एंड वाइट। क्लियर? अब हमें क्या करना है, जो फाइनल F2 जनरेशन है वो लिखनी है। F2 जनरेशन, पहले जो अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं। लंबे पौधे और पर्पल फ्लावर के साथ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9। ठीक है, तो 9 क्या है हमारे पास, टॉल एंड वायलेट, 9। और फिर दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, टॉल एंड वाइट, लिख लेते हैं यहां पर, टॉल एंड वाइट, कितने, 1 2 3। ठीक है, हाँ 3 है। और नेक्स्ट स्मॉल एंड वायलेट। ठीक है, स्मॉल एंड वायलेट, इनकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 1 2 3, क्योंकि ऊपर तो सब हो ही चुका है, लास्ट बचता है स्मॉल एंड वाइट 1।
ये हमने F2 जनरेशन में जो फाइनल आंसर है उसको भी कैलकुलेट कर लिया है कि टॉल एंड वायलेट जो है 9 है, टॉल एंड वाइट 3 है, स्मॉल एंड वायलेट 3 है और स्मॉल एंड वाइट 1 है। देखिए ये आंसर कैलकुलेट करना बहुत आसान है, लेकिन अगर आपने क्रॉस पैटर्न बिल्कुल तरीके से बिल्कुल सही बनाया है, क्योंकि अगर यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है ना, आपने एक जगह भी अगर स्मॉल वी लिख दिया तो सारा काम खराब, सही नहीं आ पाएगा, है ना। और एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि अगर आपके पास कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में तो आएगा नहीं, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें एक बार मिस्टेक हो गया आप फिर से देखते हैं उसको, बहुत टाइम लग जाता है। कई बार तो क्या ना, फिर बच्चे होपलेस हो जाते हैं और घबराहट में क्या होता है कि सिंपल से सिंपल चीज़ भी पकड़ में नहीं आ पाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कहने के लिए सिर्फ 5 क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि भाई सिर्फ 5 क्वेश्चन, पर ऐसा नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग से बिना स्किप करके वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक क्वेश्चन में एग्जैक्ट आंसर ना लेकर हम क्या कर रहे हैं, पहले उसके आसपास की चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद फिर एग्जैक्ट आंसर की लाइन बताई जाती है, एग्जैक्ट आंसर बताया जाता है कि इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में क्या लाइन होनी चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी वीडियोस जो भी साइंस वर्ड चैनल पर आती हैं आप इसी तरह देखते रहिए, अपनी नॉलेज को बूस्ट करते रहिए और सपोर्ट कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।